इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस किसे कहते हैं? होम्योस्टैटिस से आप समझ, होम्यो मीन्स सेम और स्टैटिस मीन्स कंडीशन। तो कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट का कांस्टेंट बैलेंस होता है उसे हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। ये इंटरनल इन्वायरमेंट का कांस्टेंट कंडीशन किस वजह से होता है? तो जो हमारे रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, तो ये क्या करते हैं, उनका एक कांस्टेंट इंट्रैक्शन होती रहता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट कंडीशन को हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। ठीक है, होम्योस्टैटिस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो क्या करता है कि जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम होता है और कॉम्पोजिशन, साथ ही जो सॉल्यूशन जिसमें कि डिज़ोल्व्ड केमिकल्स होते हैं उनको वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये जो फ्लूइड्स हैं आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सेल्स में, जैसे ये स्मॉल सेल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में, जिसे कि हम स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट कहते हैं हमारे बॉडी का, और ये सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन फिर हमारा पूरा बॉडी सिस्टम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और इस सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब ये कई सारे सेल्स जो मिलके आपका टिश्यू क्रिएट करते हैं, और इन जो गैप्स होती हैं उन और टिश्यू के फॉर्मेशन में, वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो आपके सेल्स के आउटसाइड फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू वो कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि जो ब्लड सेल्स में हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। जो लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसे हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है उसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जो हमारे जॉइंट्स, मतलब जो हमारे बॉडी के बोन्स होते हैं वो जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और हमारे आईज में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम एक्वस ह्यूमर और विटेरियस बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब बॉडी की जो सेल्स हैं उनका प्रॉपर फंक्शनिंग डिपेंड करता है कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उनका कॉम्पोजिशन का रेगुलेशन चारों तरफ कैसे हो रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने क्या बताया, जो आपके सेल्स कंबाइंड होके ऑर्गन बनाते हैं, उन टिश्यूज़ बनाते हैं, जो सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, उनके जो स्पेसेस, जो नैरो स्पेसेस होती हैं वहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और तो जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनका फंक्शनिंग टोटली डिपेंड करता है इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंपोजिशन के रेगुलेशन पे। ठीक है, और इसी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग कि जो सब्सटेंसेस इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं वो आपके ब्लड प्लाज्मा के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। अब जो हमारे बॉडी का होम्योस्टैटिस है वो आपका कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होते रहता है। वो क्यों डिस्टर्ब होता है? तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि समर्स में बहुत ज़्यादा जब हीट होने लगती है तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट पे वो अफेक्ट करता है, या फिर हमने बहुत लंबी रेस लगा ली है तो क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन, मतलब हमारी जो रेस्पिरेशन में हमें प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वहाँ पे एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलने लगती है। या फिर हम एक्सरसाइज कर ले तब भी ये कंडीशन आती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें
प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का होम्योस्टेटिस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट। जैसे कि हम कभी अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, फॉल हो जाता है। थर्ड है आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके होम्योस्टेटिस को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है कि सोशल इन्वायरमेंट में कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, या फिर स्कूल या ऑफिस, इन जगह पे हमारे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी होम्योस्टेटिस डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे केसेस जिसमें कि ये डिस्ट्रप्शन, मतलब ये जो डिस्टर्बेंस होती है होम्योस्टेटिस को, वो माइल्ड होते हैं और टेम्पररी होते हैं। तो जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो क्विकली वापस इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कंडीशन में मेंटेन कर देते हैं। लेकिन उन केसेस में जहाँ पे कि ये जो डिस्ट्रप्शन होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है और लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि अगर पॉइजनिंग हो गई हो, या फिर हम बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर के सामने आ गए हों, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई सर्जरी हो गया हो, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को वापस बैलेंस लाते हैं। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो कैसे वर्क करता है, नर्वस सिस्टम कैसे होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है। तो जब भी हमारे बॉडी में इंटेंस या फिर प्रोलॉन्ग्ड डिस्टर्बेंस होते हैं होम्योस्टेटिस में, तो वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जिसे कि हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, और नर्व इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो ऑर्गन तक जाता है। ठीक है, ऑर्गन में फिर वो काउंटरैक्ट करता है कि बैलेंस स्टेट में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और फिर उसको वो वापस अपने होम्योस्टैटिक कंडीशन में लेके आता है। एंडोक्राइन ये काम कैसे करता है, तो वो क्या करता है कि हार्मोन रिलीज करता है जो आपके होम्योस्टेटिस को फिर वापस बैलेंस में लेके आते हैं। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है, इसके जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, मतलब ये जो फंक्शनिंग परफॉर्म करता है होम्योस्टेटिस का वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का स्लो होता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही अपने टारगेट तक, मतलब अपने वर्क को, मतलब होम्योस्टेटिस कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, और ये वो काम करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये था आपका होम्योस्टेटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीडबैक सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब